नमस्कार, पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के आदेश के तहत जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया और इस अवधि में उन्हें नियमानुसार आधा वेतन दिया जाएगा। उन पर आरोप है कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपनी सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया, जिस पर जिला जज का बोर्ड लगाया गया था। ये कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी। ये ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी निलंबित है। हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस कृत्य को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज कई अहम बिल सदन में पास किए जाएंगे। वहीं दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के विधायक, जो किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर बरस रहे थे, जिनको विधानसभा के बाहर ही प्रशासन ने रोक लिया। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हम गन्ने को प्रतीकात्मक रूप से हम लेकर यहाँ आए थे और पुलिस ने हमको रोका। हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। जहां सदन के बाहर विपक्ष ने किसानों की आवाज उठाई, तो सदन के भीतर सिंचाई की बदहाली पर सरकार को घेरा। विभिन्न सवालों के जो जवाब आए हैं, सरकार ने खुद स्वीकारा है कि उनकी क्षमता नहीं है। जैसे सिंचाई नहरों के मामले में सरकार ने ये खुद स्वीकारा है कि 120 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है उनको, उन नहरों के रखरखाव से जो सालों से टूटी हैं, जो कांग्रेस के ज़माने में बनी थी लेकिन इसको संभाल नहीं पाए हैं। उनके लिए 120 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मात्र 30 करोड़ रुपये वो भेज पाते हैं नहरों के रखरखाव में। इसके अलावा सरकारी बसें न चलने पर भी विधायक गरम तेवरों में दिखे और कहा कि सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में बसें संचालित नहीं कर पा रही, जबकि प्राइवेट संचालकों द्वारा भी बसों का संचालन जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर पहले जमकर सवाल उठे, फिर काफी हंगामा हुआ। कोरोना संक्रमित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो घर से ही सदन की कार्यवाही में वर्चुअली जुड़े, तो इस मामले में विपक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए ऐतराज जताया। सदन का हिस्सा हो गए तो भी आप फोटो लेकर नहीं भेज सकते, नहीं फिर सबको इजाजत दे दीजिए। सदन की कार्रवाई को कोई व्यक्तिगत व्यक्ति फोटो लेकर ट्वीट नहीं कर सकता। ये कहा जो सही था, उन्हें भी मालूम ये सही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब ये सदन का हिस्सा उन्हें घोषित करेंगे और कल तो बाकायदा उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो अब यही है, अज्ञानताएं हैं, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता को सदन के माध्यम से ही लोग सुधार पाते हैं। जी वर्चुअल जुड़े और जुड़ने के बाद जो सदन के अंदर का फोटोग्राफ है उसको उन्होंने सार्वजनिक करने का काम किया है और जो संसदीय परंपराएं हैं उस परंपरा के अनुसार जो है इस तरीके से सदन की जो फोटो है उसको वायरल नहीं कर सकते। ये विषय उठाया था काजी निजामुद्दीन जी ने, तो जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी बचाव कर रहे थे, तो इस सब पर इस पर चर्चा हुई, पीठ से इस पर निर्देश आए कि भविष्य में ऐसा जो है कोई कृत्य ना हो। सीएम के इस तरह से शामिल होने पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक बचाव करते नजर आए। तो आज ये विषय आया कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी घर से जुड़े हैं और उन्होंने या उनके किसी सहायक के द्वारा और वो उनका फोटो खींचकर और वो डाला गया है, तो विपक्ष का कहना था कि इसके हटाया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि इस प्रकार की प्रक्रिया के उसका पालन करना चाहिए। बहरहाल मामले ने तूल पकड़ा तो स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को आगे आना पड़ा और उन्होंने भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की बात कहते हुए विपक्ष को शांत कराया। टीम न्यूज़ स्टेट।
उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही का हाल क्या है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों ने बयां कर दिया। और इसी लापरवाही को लेकर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष ने ही अपनी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी की नाफरमानी का मुद्दा सदन में गूंजा। डिप्टी स्पीकर ने शिकायत की। उन्होंने अल्मोड़ा के डीएम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजने को कहा था, लेकिन डीएम ने दो टूक जवाब देते हुए मना कर दिया। तो मैंने डीएम से कहा, डीएम ने पहले दिन तो कहा हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा कल, और दूसरे दिन कहने लगा नहीं मैं वहाँ नहीं भेजूंगा। आप अगर आपको बैठक ही करनी है सीडीओ ऑफिस जाइए आप। मैं कहाँ बैठक करूँगा कहाँ नहीं करूँगा, वो कौन है मुझे स्थान बताने वाला। 5 मिनट के लिए सीडीओ ऑफिस में आप आइए, वहाँ बैठक करके। मैंने कहा वहाँ नहीं आऊँगा, जहाँ मैं बुला रहा हूँ वहाँ उनको भेजिए। तो वो नहीं आया। पूछेंगे नहीं हम क्या, जनता हमसे पूरी में क्या बनना है कलेक्टेड में, मुझे मालूम ही नहीं है। हम जनता को जवाब देना हमारे मजबूरी है। तो इसलिए मैंने उसको कहा था भी तूने आदमी भेजे नहीं। और अब मैंने माननीय अध्यक्ष जी को भी दिया था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दिया था कि ये विशेषाधिकार मामला 65 के अंतर्गत, नियम 65 के अंतर्गत विशेषाधिकार का मामला इनके खिलाफ होना चाहिए। तो कल संसदीय मंत्री ने कहा कि मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उन्होंने बात भी करी। उधर नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे पर शासन से जिलाधिकारी पर कार्रवाई करने को कहा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने मामले की जांच की बात कही। उपाध्यक्ष आए थे, कल ही मैंने उसका समाधान कर दिया था, लेकिन आज वो विषय जब आया तो मैंने कहा कि कल इसका समाधान हो गया है, और यदि अध्यक्ष ही अनुमति दे तो इसके लिए हमने कहा कि हम इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी को दे सकते हैं कि क्या विषय हुआ, डीएम की कहाँ गलती रही, डीएम की गलती की जांच करके वो बताएं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इसमें शासन को संज्ञान में लाए, कि शासन को कहा है कि आप इसकी तत्काल विधिवत रूप से और इस पर उचित कार्रवाई करें। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी चिंता जताई और सरकार से संबंधित अधिकारी से माफी मंगवाने को कहा। वहीं निर्देशों का पालन न होने पर चेतावनी भी दी कि विधानसभा पीठ इसका संज्ञान लेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम 58 के तहत कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस ने कृषि कानूनों को काला अध्याय बताते हुए उत्तराखंड में कानूनों को लागू न करने की मांग की। कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और इन कानूनों से फायदा होगा। किसानों को भ्रमित करके कुछ कारपोरेट घराने और कुछ राजनीतिक दल अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, और जो राजनीतिक दल जिनकी प्राथमिकता खत्म हो रही है वो अपनी कोई भी जमीन को प्राप्त करने के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कानूनों में पूरी तरह से संरक्षण किसानों के हितों को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर पहुंचे वन पंचायत सूचना एवं सलाहकार समिति अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने नई कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी नहीं हटाई है, लिहाजा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वन पंचायतों को आग से बचाने की कोशिश होगी। हर वन पंचायत में एक फायर वाचर रखे जाएंगे। वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायतों में या जंगलों में जो आग लग रही है चिंता का विषय है। हम उनके कारणों को चिन्हित कर रहे हैं और वन विभाग उस आग को बुझाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। हम वन पंचायतों के माध्यम से, महिला समूह के माध्यमों से उस आग बुझाने का काम करते हैं। समय समय पर हम उनको मानदेय भी देते हैं। हम आग बुझाने की किट भी उनको प्रदान करते हैं। भविष्य में ये आग न लगे उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 24 दिसंबर से उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रदेश के भ्रमण पर निकलेंगे और राज्य की 70 सीटों पर भगत पहुंचेंगे। जिला स्तर के पदाधिकारियों से मुलाकात का जमीनी हकीकत को समझेंगे। बंशीधर भगत का ये मिशन मसूरी से शुरू होगा। पहले चरण में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मसूरी, राजपुर रोड, कोटद्वार, जसपुर और काशीपुर का भ्रमण करेंगे।
पिछले कई दिनों से बागेश्वर के जंगल के अलग अलग इलाके जो सुलग रहे हैं और कई जगह ये आग आगे जंगल को खाक कर रही है। इधर बागेश्वर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले की गरुड़ तहसील के जंगल लगातार आग लगने से बर्बाद हो रहे हैं। आग से वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है। खबर है कि अराजक तत्व लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग का उदासीन रवैया लोगों को मायूस और चिंतित कर रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से वनों की आग पर काबू करने और वन संपदा बचाने की अपील की है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात काम में लगा है। मंगलवार को मेले के तमाम अधिकारियों के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। अखाड़ों में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों और मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अखाड़ों में चल रहे कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। सभी अखाड़ों की समस्या भी सुनी है। अब विधिवत तरीके से मेला संपन्न होगा। मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे और जमीनों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। किया गया, सभी 13 अखाड़ों में गया, उनकी समस्याएं सुनी। इससे ये होता है कि अब मेला विधिवत ढंग से मेला होगा और टेंट भी लगेंगे और जमीन का अलॉटमेंट की हमने मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन वार्ता की है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरा भ्रमण कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 2021 में हरिद्वार महाकुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा। रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज में कृषि विषय के लिए दान दी गई भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। इस जमीन पर कब्जा करने का आरोप किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि नगर पंचायत अगस्त मुनि पर ही लगा है। नगर पंचायत की सफाई कर्मियों ने स्कूल की भूमि पर सुअर पालन का काम शुरू कर दिया है। साथ ही नगर पंचायत की ओर से रैन बसेरा का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। ऐसे में इंटर कॉलेज की बहुमूल्य भूमि खत्म होती जा रही है। आपको बता दें कि साल 1943 में राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि को 90 नाली जमीन दान दी गई थी, जिस पर कृषि विषय के प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन इस जमीन पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। आज कृषि विषय खत्म होने से ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ गई। यहाँ पर पूरे जो अमरूदों के बगीचे हैं, जो आम का बगीचा है, वो बुरी तरह से ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पर पूरे जो सुअर हैं, सुअर पालन का उद्योग यहाँ पे बढ़ गया है और इंटर कॉलेज की जो ये ज़मीन है, इसका जो है हमेशा यहाँ पर ये नुकसान हो रहा है। बहुत ही पीड़ादायक और चिंतनीय विषय है कि ऐसी बहुमूल्य ज़मीन जो संपत्ति राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि की थी, वो आज बर्बाद हो गई है और इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। ब्रेक के बाद देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, इसका रुख कर लेते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन बढ़ाया गया। अब 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी है जानकारी। आज फिर होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। बड़ी खबर है इस वक्त की, तो कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक होगी, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, एक दिन बढ़ाया गया विधानसभा का शीतकालीन सत्र। संवाददाता सुरेंद्र असीरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक दिन के लिए शीतकालीन सत्र बढ़ाया गया, आगे क्या जानकारी? देखिए, विपक्ष की लगातार मांग थी कि जो विधानसभा का सत्र है उसकी अवधि बहुत कम है और इसी के चलते विधानसभा का जो सत्र आज खत्म होता 23 दिसंबर को, अब वो 24 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ये तय हुआ है और आज का कल के लिए जो 24 तारीख के लिए एजेंडा होगा, वो आज जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें एजेंडा तय किया जाएगा। यानी ये साफ है कि सरकार भी चाहती है कि सदन में चर्चा हो। जो नए विधेयक लाए गए हैं उन नए विधेयकों पर चर्चा होगी, क्योंकि अनुपूरक बजट कल पास हो चुका है। अब नए विधेयकों पर सदन के अंदर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन के जो सरकारी कार्य होंगे वो पूरे किए जाएंगे। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुरेंद्र।
आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड मामले में सियासत शुरू हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। जिला महामंत्री का कहना है कि इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मकान मालिक और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इन्होंने मांग की कि यदि 2 दिन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो देहरादून में पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और शहरी विकास मंत्री से मिलेंगे और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। मंडल ने अपने सभी पार्षदों के साथ हमारी महिला मोर्चे की महामंत्री और सभी हमारे मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में यहाँ एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और एक जघन्य नाबालिग बच्ची के साथ जो एक हत्याकांड हुआ है उसकी जांच की मांग को लेकर के जो मकान है जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है उसके जो मकान स्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर माधवाश्रम अस्पताल में लगी आग की जांच तेज हो गई है। खुद जिलाधिकारी मनोज गोयल ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आग से हुए नुकसान के आकलन के लिए समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी करेंगे। इसके अलावा समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता, RES विद्युत फायर सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल हैं। डीएम ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल की 24 घंटे पूर्ण निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। 3 दिन के भीतर अस्पताल की मरम्मत के लिए DPR तैयार किया जाएगा। चमोली पर्यटकों से गुलजार होता जा रहा है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर चहल पहल पड़ चुकी है। मौज मस्ती के लिए सैलानियों की मौज एक बार फिर पहाड़ों का रुख करने लगी है। कोरोना संक्रमण के बाद यहां पर्यटक आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा हो रहा है। हालांकि चमोली में लगातार ठंड पड़ रही है। सुबह शाम का तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि कड़ाके की ठंड में भी चमोली वादियों में आनंद आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद ठप पड़ चुका था उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय, जो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। 27 को स्नोफॉल भी होगा, लेकिन अभी तो काफ़ी दिन बाकी है 27 में। लेकिन ठंड जो है, व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है, होटल्स वगैरह भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और बाकी मज़ा आ रहा है दोस्तों के साथ, बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छा मौसम है और ये यहाँ से रोपवे जाता है और जिसके बाद चमोली में इन दिनों कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। आलम यह है कि नीति घाटी में तापमान गिरने से नदी नाले जम चुके हैं। नीति घाटी और बद्रीनाथ का तापमान लुढ़क कर -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहाँ के गदेरे और झरने भी पूरी तरह जम चुके हैं। चमोली के जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ और नीति घाटी में शाम होते ही शीतलहर चलने से हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। औली में तो रात को तापमान -3 तक जा रहा है। बद्रीनाथ और नीति घाटी में रात में पाला पड़ने से परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। जहां तहां लोग अलाव का सहारा लेकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ जाते हैं। बर्फबारी होने के बाद ये 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है और सुबह शाम जो हाथ पैरों में जो एक तरह से ठंड से जो जकड़न है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मुश्किलें ये आ रही है कि जो रोज़ के काम हैं, इधर उधर जाना है सुबह, उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि पानी अगर कहीं पे गिर रहा है तो पाला पड़ जा रहा है। सड़कों पे चलने में दिक्कत हो रही है, रास्तों में दिक्कत है, पाला जो पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगा नदी पर बने जोशियाड़ा जलाशय और मनेरी जलाशय में तरह तरह के प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा अब लगने लगा है। जलमुर्मी, बत्तख सहित अन्य तरह के जलीय पक्षी देखने को मिल रहे हैं। ये परिंदे अक्टूबर से मार्च तक गंगा की घाटी में प्रवास बनाए रखते हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान गंगा नदी के जलीय जीवन पर अध्ययन कर रहा है। ऐसे में लोगों की मांग है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान को चाहिए कि गंगा में रहने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी एक अध्ययन कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। पर्यटन नगरी नैनीताल में हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर को धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल कोरोना के चलते दशहरा और दिवाली पर सैलानी नैनीताल नहीं पहुंचे थे। अब हालात सुधरने के बाद नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, चौकोड़ी, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, मुंसियारी में पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोविड
की वजह से होटल इंडस्ट्री तो खैर इसमें काफ़ी डाउन चल रही है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपका क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता दिख रही है, अभी लोग आना चाह रहे हैं नैनीताल। थोड़ा सा वरीड है कि कोविड के जो टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अभी सर्कुलेट पता नहीं है, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं, लेकिन कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कोविड टेस्ट का आपको रिपोर्ट लेके आनी है, तो उसकी वजह से थोड़ा टूरिस्ट डरा हुआ है। लेकिन टूरिस्ट आना चाहता है नैनीताल में। इस समय हमारे अक्टूबर के बाद हमारा बोटों में रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है और बोटें पूरी तरह तैयार हैं और क्रिसमस और 31 के लिए हमने पूरी बोटें अपनी जो भी है तैयार कर रखा है पूरा। इसमें हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर अच्छा आए और हमारा सीज़न अच्छा चले, और बाकी रही जिला प्रशासन की ओर से जो भी गाइडलाइन वो देंगे हमको, उसको फॉलो करते हुए आगे का कार्य करेंगे, अपना धंधा देखेंगे।